नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। आज सुबह 4 बजे आपको बता दें कि आज सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान से श्री भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। इसी के साथ ही कोरोना संकट के बीच प्रदेश की 4 धाम यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। पूरे देश में कोरोना संकट के कारण बनी लॉकडाउन की स्थिति के चलते पहली बार इस शुभ अवसर का साक्षी बनने के लिए आज धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब नहीं दिखा। बड़े सादगी से सामाजिक दूरी के मानकों का ख्याल रखते हुए धाम के कपाट खोले गए। तो आखिरकार जो भक्तों को इंतजार था वो हो गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए आज सुबह 4:30 बजे। कोरोना की वजह से सादगी से कपाट खोले गए। हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कपाट खोले जाते थे और भक्तों का जनसैलाब वहां दिखता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसा इस बार नहीं हो पाया। आज प्रातः भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर ये बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। ऐसा लगता है कि ये समय लेगी, कितना समय लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोग इस अवसर पर मास्क जरूर लगाएं, बगैर मास्क के बाहर न निकलें। हमारे जितने बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, जिनकी आयु है या जिनको कोई तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है या अन्य तरह की कोई तकलीफ है, तो घरों से बाहर ना निकलें। तो वहीं उत्तराखंड में भी धीरे धीरे कोरोना अपने पांव पसार रहा है। कोरोना वायरस को लेकर सचिव परिवहन शैलेश बगौली और अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 79 कोरोना के मामले सामने आए हैं और 50 लोगों को अब तक ठीक किया जा चुका है। हालांकि अभी भी 28 कोरोना के एक्टिव केस राज्य में हैं। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 2 लाख से ज्यादा प्रवासियों ने प्रदेश वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अब तक 87,000 से ज्यादा लोगों को वापस लाया जा चुका है। कल दिन में 2 बजे तक हमारे पास 75 केसेस थे। उसके बाद शाम के समय 3 केस बढ़े थे और रात को 1 केस बढ़ा था जनपद देहरादून से। तो कुल मिला के हमारे पास आज के दिन 79 केसेस हमारे यहाँ पॉजिटिव आए हुए हैं। उनमें से अच्छी बात यह है कि 50 केस रिकवर होके घर जा चुके हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं और सिर्फ 28 एक्टिव केसेस हमारे पास डिफरेंट जनपदों में मौजूद हैं। हमारे 7 जनपद हैं जो इससे प्रभावित हुए थे। उनमें से 2 जनपद हैं, जनपद हरिद्वार जिसमें 27 दिन से कोई केस नहीं आया और जनपद पौड़ी गढ़वाल 51 दिन से जिसमें कोई केस नहीं आया है। इसके अलावा कल हमारे पास 366 रिपोर्ट्स हमारी आई हैं टेस्ट होके और हमारे पास जो सैंपल्स गए हैं, सैंपल्स के जाने की संख्या हमारी बढ़ी है। हमारे पास आज के दिन करीब 495 सैंपल्स डिफरेंट लैब्स को गए हैं और कल 4 केस आने के बाद जो आज पॉजिटिविटी, आज जो हमारा डबलिंग रेट है वो 21.44 डेज है। तो वहीं शराब पर अधिभार शुल्क कम करने और पंजाब और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कोटा प्रणाली खत्म करने की मांग पर अड़े शराब कारोबारी एक दिन की हड़ताल पर रहे। इस दौरान जिले भर के साथ साथ काशीपुर में भी शराब की दुकानें बंद रहीं। हड़ताल के दौरान शराब कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सांकेतिक दुकान बंदी के बावजूद भी सरकार नहीं चेती तो वो बेमियादी दुकानें बंद करने का निर्णय लेंगे।
जैसा कि अभी पूर्व में भी आपको सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से पता चला होगा कि ठेकेदारों की सबसे बड़ी समस्या है कि हमने दुकानें 19 मार्च को ले ली थी, लेकिन 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। जिस पॉलिसी के अनुसार हमने दुकानें ली थी वो पॉलिसी इस समय वर्तमान में बिल्कुल भी प्रावधान में नहीं है। सरकार के नए नियमों के हिसाब से दुकानें चलाई जा रही हैं, लेकिन सरकार अपने राजस्व को 1 रुपये भी कम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि अप्रैल के अंदर जो दुकान बंद रही उस समय का क्या होगा। हमारा मेन समय अप्रैल में ख़त्म हो गया, शादी हो नहीं रही है, कहीं कोई विवाह समारोह कुछ नहीं। इस समय किसी को कोई कमाई नहीं है, मजदूर नहीं है, फैक्ट्री बंद, सब कुछ किसी तरीके से। तो वहीं कोरोना महामारी के दौरान जहां एक और देशवासी संक्रमण से बचाव के लिए घरों में लॉक हैं, वहीं इनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए अपने जन्मदिन को भी परिवार से दूर रहकर चौराहे पर मना रहे हैं। कुछ ऐसा ही देहरादून में देखने को मिला। यहाँ आरागढ़ चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल अनूप ने अपना जन्मदिन स्टाफ के साथ चौराहे पर केक काटकर मनाया। इस दौरान वहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सभी ने अनूप को बधाई दी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केक के साथ पिज्जा का भी लुत्फ उठाया। वहीं लालकुआं में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण और कब्जे के खिलाफ वन विभाग की नींद खुल गई है। यहां ट्रांसपोर्ट नगर स्थित में खाली पड़ी वन भूमि पर कांग्रेस नेता द्वारा किए जा रहे बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित खबरों का संज्ञान लेते हुए वन विभाग के मुख्य वन संरक्षण डॉक्टर पराग मधुकर दकाते ने तराई केंद्रीय उप प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में वन क्षेत्राधिकारी को जांच के आदेश देते हुए कहा कि वन भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूँकि एक क्षेत्र प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय का पड़ता है, तो संबंधित रेंज अधिकारी टांडा को जांच सौंपी गई है और साथ ही में जो उनके हमारे एसडीओज है वो भी उनको मदद कर रहे हैं और जो भी इसमें आएगा सामने आएगा, तथ्य सामने आएंगे, तथ्य के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव और सरकारी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से देहरादून जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया, देहरादून स्मार्ट सिटी में पहले से ही ई ऑफिस सिस्टम काम कर रहा है और उसके बाद जब से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का ऑफिस खुला है तब से वहां भी इसी सिस्टम से नक्शे पास हो रहे हैं और अब जिला प्रशासन भी ई ऑफिस के जरिए काम करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। यहाँ जैसे मैं इस समय बताऊं कि स्मार्ट सिटी भी मैं देख रहा हूं तो वहाँ ऑलरेडी ई ऑफिस सिस्टम चलता है और हम उसी सिस्टम पे अपनी फाइलें कर रहे हैं। आप देखेंगे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, उसने भी अपने जो ये लॉकडाउन का पीरियड है उसमें मैप्स जो मेन उनका काम है वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया है। अभी हम कलेक्ट्रेट में भी इसी तरीके से ई ऑफिस का सिस्टम कर रहे हैं, ई कलेक्ट्रेट सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 जून से हम इसका ट्रायल भी शुरू कर देंगे। ट्रेनिंग्स इस समय चलना शुरू हो गई हैं, तो फिर जो मैनुअल फाइल्स बना करती थी वो फाइल नहीं बना करेंगी, सारी की सारी फाइलें ऑनलाइन सिस्टम पे ही चलेंगी, ई फाइल में ही चलेंगी, वहीं डिसीजंस होंगे। और ये कलेक्ट्रेट के साथ शुरू करने के बाद धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली हम जो है सारी तहसीलों में और उसके साथ साथ विकास भवन में इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा पूरा प्लान है कि हम 15 अगस्त आते तक जो तहसीलें हैं उन्हें भी हम ई ऑफिस सिस्टम के अंदर। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों को वापस लाने का क्रम लगातार जारी है। काशीपुर में एक और राहत शिविर की जरूरत को समझते हुए स्थानीय प्रशासन ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज को दूसरा राहत शिविर बनाया है। आपको बता दें कि इसके पहले प्रशासन के द्वारा पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज को राहत शिविर के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल में लाया गया था। बाहरी प्रदेशों से जो लोग पैदल चलकर आ रहे हैं उनके लिए एक दूसरा राहत शिविर स्थापित किया गया है ताकि इन लोगों को यहाँ पर रोककर आगे की जर्नी के लिए रवाना किया जा सके। यहाँ पर उदयराज इंटर कॉलेज में एक रिलीफ सेंटर बनाया गया है उनके लिए खाने की और रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ब्रजेश गुप्ता जी को नोडल बनाया गया है यहाँ पर और साथ में सहायता के लिए जॉइंट कमिश्नर साहब को रखा गया है, मित्तल साहब को।
तो वहीं कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए कर्णप्रयाग तहसील गौचर के निकट झरकोटी गांव की 57 वर्षीय कमला नेगी ने आज 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किए। कमला देवी का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण देश में कई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, इसके चलते वो मदद करना चाहती हैं। उधम सिंह नगर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए अब जिले के कप्तान द्वारा जिले में पुलिस फोर्स के साथ 1800 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए जा रहे हैं, जो कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी में तैनात किए जाएंगे। साथ साथ जरूरत पड़ने पर एसपीओ से थानों में भी काम लिया जाएगा। जिले में अब तक लगभग 1800 एसपीओ को तैनात किया जा चुका है। जो किसी ने वैसे ही बताया था। इसमें जो है एसओपी ये रखी गई है कि वहाँ राधा स्वामी एक हमारा मेन सेंटर है, वहाँ से लोगों की स्क्रीनिंग करके उनकी लिस्ट बना के कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद उसको थानों के माध्यम से वहाँ से जो है ग्राम प्रधान थाने से आके उनको लेके जाते हैं, और जहाँ उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है वहाँ थाने में बस दी गई है, उसी के माध्यम से उनको विलेज क्वारंटाइन भेजा जाता है। विलेज क्वारंटाइन में जो सुरक्षा के संबंध में हमने सभी से अपील की है, जितने भी ग्राम प्रधान हैं, कि वो 6-6 लोगों के नाम दे दें, और ऐसे अनडिस्प्यूटेड नाम हो जिनका कोई आपस में राइवलरी ना हो, तो उनको हम एसपीओ नियुक्त कर देंगे, ताकि वहाँ विलेज क्वारंटाइन की भी सुरक्षा व्यवस्था जो ग्राम प्रधान या ग्राम सभा के माध्यम से ही हो जाए। पहुँच चुकी है, और हमारा पुलिस बल भी 2000 के आसपास है। तो लेकिन यह है कि लगातार उसकी छटनी भी की जाती है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या ड्यूटी पे समय पे नहीं आते हैं, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया। उधम सिंह नगर में गुरुवार को 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा तीनों मरीजों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, कल की अगर संख्या को जोड़ें तो कुल मिलाकर अभी तक 16 केस हमारे ज़िले में पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसमें से 4 लोग ठीक हो चुके हैं सुशीला तिवारी में, जिनका इलाज चला था, और 12 केस जो है ज़िले की ओर से जो है एक्टिव है इस समय। और कल जो 3 केस आए थे वो पॉजिटिव हुए थे, उसमें से एक बच्ची थी 10 साल की जो जिसके साथ 6 लोग और थे, उन सब के सैंपल नेगेटिव थे, और 2 लोग जो हमारे पॉजिटिव आए थे वो जो है खटीमा से थे, जिसमें कि 4 लोग थे और जिनके 2 के सैंपल अभी अवेटेड। वहीं उधम सिंह नगर की किच्चा कोतवाली पुलिस ने एक युवक को तमंचे और 2 कारतूस के साथ पकड़ा है। पकड़े गए युवक ने बीती 8 तारीख को आवास विकास स्थित एक घर के सामने फायर किया था। पुलिस ने पकड़े गए 2 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। बीती 8 मई को आवास विकास निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ डब्बू के घर के बाहर बाइक सवार 3 लोगों ने फायर कर दिया था। जितेंद्र ने पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी की पहचान आवास विकास निवासी विपिन ठाकुर के रूप में हुई है। पहले रात को लगभग 12 बजे आवास विकास में एक जगह अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा फायरिंग कर दी गई थी, जिस क्रम में पुलिस द्वारा इसमें जानकारी सुराग रसी पता रसी की गई, तो उसमें जो है 2-3 व्यक्ति के नाम प्रकाश में है, जिसमें आज एक पकड़ लिया गया है और तमंचे के साथ पकड़ा गया है, उसको गिरफ्तार करके जेल में जाएगा। तो वहीं किच्चा में एक बार फिर से खाकी का सराहनीय कार्य देखने को मिला। ताजा मामले में दरऊ चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र बेलवाल का सराहनीय कार्य सामने आया है। चौकी इंचार्ज अपने हमराहियों संग चौकी के बाहर नेकी की दुकान लगा रहे हैं। खुद दरोगा जी और उनके सिपाही जरूरत का सामान गरीबों को मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का बखूबी पालन कराते हुए चौकी के ये तमाम लोग गरीबों के लिए आटा, आलू, प्याज सहित तमाम राशन उपलब्ध करा रहे हैं, और वो भी रोज, ताकि कोई भी मजदूर परिवार इस संकट की घड़ी में भूखा ना सोए। ये ऐसा है, कुछ जो ज़रूरतमंद, जो निहायत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनके लिए हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया, जो स्वयं अपने उससे ले जा रहे हैं लोग। इसमें जो फ़ायदा हो रहा है, जिसके बाद एक्सेस ज़्यादा मात्रा में है, वो हमें दे जा रहे हैं, एक माध्यम मिल जा रहा है उनको, और हमारी ओर से जो भी हमारे एसपीओ वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं चौकी की ओर से हमारी पहल की जा रही है। जो लोग मेन आवश्यकता जिनको हैं, उनको हम यहाँ पर मास्क वगैरह, सैनिटाइजर प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके साथ ही जो बहुत ही विशेष, जिनको ज़्यादा दिक्कत है, जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र के या जो मजदूर हमारे भाई लोग आ रखे हैं, तो उनके लिए हमने ओपन यहाँ पर एक नेकी का मंच के नाम से एक पहल कर रखी है, जिसमें सभी लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है, और
काफ़ी इससे अच्छा एक जनता में मैसेज आ रहा है। तो वहीं राज्य सरकार द्वारा शराब पर लगाए गए कोरोना टैक्स के खिलाफ शराब व्यवसाय अब खुलकर सामने आ गए हैं। नैनीताल जिले में शराब कारोबारियों ने बैठक कर आज से अनिश्चितकालीन शराब की दुकान को बंद कर दिया है। व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने जो कोटा सिस्टम लागू किया है उससे पिछले 1 महीने में काफी नुकसान हुआ है। साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष का माल अभी तक नहीं बिक सका था। ऊपर से नए वित्तीय वर्ष में जबरन शराब की दुकान को खोलने का दबाव आबकारी विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। जो सरकार से मांगे हैं उसमें इतने अनवांटेड टैक्स लग गए हैं, ये बात कल भी हुई थी हमारी, कि दूसरा ये है जो यहाँ का जो उद्योग है, आबकारी से रिलेटेड जो भी उद्योग हैं वो केवल पर्यटन पे हैं। पर्यटन इस समय बिल्कुल ख़त्म है। दूसरा जो कोविड टैक्स बढ़ाया इनने, जो कि आपकी आबकारी की नीति में नहीं था, तो सारे लोगों ने आज लगभग 100% नैनीताल बंद है। अल्मोड़े से भी पॉजिटिव रिपोर्टें आ रही हैं और चंपावत बंद है, उधम सिंह नगर पूरा बंद है। वहीं गुजरात की सूरत से हरिद्वार लौटे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 167 यात्री लापता होने का मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। सूरत रेल प्रशासन द्वारा बनाई गई लिस्ट का हरिद्वार में मिलान करने पर इस मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात हरिद्वार लौटी इस ट्रेन में कुल 1400 लोग सवार थे, जो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न जिलों के निवासी हैं। रेलवे स्टेशन पर लिस्ट के मिलान में 167 यात्री कम पाए गए हैं। जो जहां ऑरिजिन होता है वहां से जो है हमें एक सूची शेयर करते हैं कि कितने पैसेंजर्स उसमें आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद जो है वो फिगर्स में जो है थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या वो वहाँ पे बोर्ड हुए थे या नहीं करके। अगर बोर्ड होने के बाद यहाँ लापता होते हैं तो फिर जो है उस पर जो है हमें जांच करना पड़ेगा कि रास्ते में कहीं उतर तो नहीं गए हैं करके। मगर क्या है कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है हम एग्जैक्टली बता पाएंगे। तो अभी वर्तमान में जो है वो पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है, तो वेरिफिकेशन होने के बाद हम बताएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो हम जो है बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसमें जो है अगर कोई इस प्रकार का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगी। माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर खासकर इसी उद्देश्य से बड़ा करते हैं ताकि वो उनके बुढ़ापे की लाठी यानी सहारा बन सके। लेकिन रुद्रप्रयाग में एक कलयुगी बेटे ने अपने बूढ़े माँ बाप को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मजबूर होकर बुजुर्ग दंपति मामला ओखी मठ के जाल तल्ला गांव का भी यहाँ पर एक और मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर माता पिता को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। वहीं दूसरा मामला आपको बता दें कि अगस्त्य मुनि विकासखंड के कंडारा गांव का है, जहां पर सैनिक की विधवा महिला के साथ उसके बेटे और बहू उससे उसके पति के पेंशन लेने के लिए मारपीट करते हैं। इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माँ बेटे का ही माना जाता है और जो 2 घटनाएं रुद्रप्रयाग जनपद में हुई है, कहीं न कहीं यह निंदनीय कृत्य है। माँ के साथ बेटों द्वारा मार पिटाई की गई है, तो कहीं न कहीं इससे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इस पर अब सोचने का समय आ गया है और पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और गांव में जन जागरूकता अभियान इसको लेकर होने चाहिए। देखिए, ये प्रकरण अगस्त मुनि थाने का है। वहाँ पे कुछ दिनों पहले भी ये मामला आया था और तब महिला द्वारा ये बताया गया कि उनके पति और पुत्र द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेश दिए जाने के बाद अब प्रशासन ने उन लोगों को भी परमिशन देनी शुरू कर दी है जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं। अब आपको बता दें कि अपने वाहनों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं जो लोग, लेकिन सीमा पर मेडिकल टीम के सदस्यों की कमी और प्रशासनिक अधिकारियों या स्वास्थ्य अधिकारियों को पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आलम यह है कि सीमा पर प्रवासियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और पुलिसकर्मी भी तेज धूप से खासे परेशान नजर आए। हालांकि कुछ सामाजिक संस्थाओं ने बॉर्डर पर सैनिटाइजर और पुलिस के लिए टेंट की व्यवस्था जरूर कराई है, पर बॉर्डर पर मौजूद पुलिसकर्मियों और मेडिकल टीम को पीने के पानी के साथ साथ खाने की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटा हो गया मैं यहाँ लाइन में खड़े हुए। धूप में इतना पसीना हो रहा है कि मतलब खुद ही इंसान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। यहाँ पे कोई व्यवस्था है। आप लाइन देखो, कितनी लाइन लगी है, 3 लाइनें लगी हुई हैं। मतलब कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। फिर भी कह रहे हैं यूपी बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर है। यार किस चीज़ की व्यवस्था है?
हमारी सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही सरकार, कोई परवाह नहीं, पब्लिक मर रही तो मर रही है। ऐसे मतलब कोरोना ऐसे फैलेगा नहीं कोरोना। देखो कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कहाँ जाना आपको, कहाँ से आए? हमें दिल्ली से आए हैं, उत्तराखंड जाना है, चमोली। अपने पास लेकर, शासन से पास लेकर उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका नंबर वगैरह सब नाम नोट पूरा किया जा रहा है। और जो लोग कुछ ऐसे हैं जो अस्थि विसर्जन करने आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पे स्क्रीनिंग करके उनका एंट्री की जा रही है, ताकि वो शाम तक वापस आ जाएं अपने समय के अंतर्गत। हैं उत्तराखंड के बॉर्डर पर, जो कि नारसन बॉर्डर कहा जाता है। यहाँ पर तमाम प्रदेशों से इस वक्त जो जिन्हें परमिशन मिली है वो लोग प्रवासी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पर अगर बात की जाए तो फ़िलहाल गर्मी बहुत बेतहाशा है और जो है इस वक्त टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है। वहीं इस तरह से लंबी लंबी कतारें हैं, लोगों का कहीं ना कहीं गुस्सा भी देखने को मिला। लोगों का कहना है कि काफ़ी जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लंबी लाइनों में। हालांकि जो टीमें हैं वो बहुत कम हैं जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। वहीं अगर बात करें, हम दिखा दें पुलिसकर्मी जो कि यहाँ पर खड़े हैं और डॉक्टर की टीमें, तो इनको भी काफ़ी गर्मी का यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी हाई टेम्परेचर है, उधर ऊपर से वर्दी इनकी जो है बड़ी मोटी होती है। वहीं पानी की कोई व्यवस्था यहाँ पर अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं ये लोग हताश ज़रूर नज़र आ रहे हैं। पर ड्यूटी है, ड्यूटी को अंजाम भली भांति दिया जा रहा है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों को कोई बड़ी सुविधाएं मुहैया कराए, जिनकी इन्हें अति आवश्यक बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर बॉर्डर पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और साथ ही प्रशासन और पुलिसकर्मियों की दिक्कतें भी यहाँ पर बढ़ चली हैं। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़ रुड़की। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके जनपद में स्पेशल प्रवासी श्रमिक ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। कुमाऊं के कई राज्यों में फंसे श्रमिकों को लेकर जल्द ही स्पेशल श्रमिक ट्रेन लालकुआ रेलवे स्टेशन आएगी। इस दौरान आने वाले श्रमिकों की काउंटिंग और स्वास्थ्य परीक्षण और कई सुविधाओं हेतु रेलवे स्टेशन लालकुआ का निरीक्षण जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। जो ट्रेन आने वाली है वो लालकुआं स्टेशन पे आएगी। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं का हमने जायजा लिया है। यहाँ पे हम लोग आरपीएफ के साथ में हमारी जीआरपी और पीएससी के अलावा सिविल पुलिस की भी तैनाती रहेगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात रहेगा और लोगों को सुखद यात्रा की अनुभूति करवाने के लिए पर्याप्त बसों की और उनके खाने पीने की भी प्रॉपर यहाँ व्यवस्था रहेगी। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएँ लगभग समय से पूरी कर ली जाएंगी। तैयारियाँ हमारी चल रही हैं और जैसे ही हमारे यहाँ पे जितने भी यात्री बाहर से आएंगे उनको हम लोग अगर दिन में जिस टाइम पे आते हैं, अगर सुबह आएंगे तो हम उनकी यात्रा सीधी अपने जनपदों के लिए आगे सुनिश्चित करवा लेंगे उनको रिफ़्रेशमेंट के बाद में। और अगर ये रात को आते हैं तो इनको हम लोग संबंधित अच्छी जगहों पे ठहरा के अगले दिन सुबह इनकी यात्रा सुनिश्चित करवाएंगे। तो वहीं 29 अप्रैल को उधम सिंह नगर के बन्ना खेड़ा चौकी क्षेत्र के एक गाँव में एक नाबालिग किशोरी जंगल में लकड़ी लेने गई थी, लेकिन जब वो घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी काफ़ी खोजबीन की। उसके बाद परिजनों ने उसके अपहरण की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने इसमें लापरवाही करते हुए मामले में हील हवाला करते हुए इस पे ढील दी। और जिसके बाद आपको बता दें कि इस एक तरफ जहां कोरोना जैसी बीमारी से देश और दुनिया पूरी तरह से त्रस्त है और सहमी हुई है, तो वहीं उत्तराखंड का एक गांव ऐसा भी है जहां कोरोना से नहीं बल्कि कैंसर जैसी बीमारी से पूरा गांव दहशत में है। जी हां, एक ऐसा गांव जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 5 साल से ग्रामीण कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।